नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने उपस्थित हैं संख्या पद्धति की नेक्स्ट क्लास को लेकर। पिछली क्लासेज में हम संख्या पद्धति को देख चुके, क्वेश्चन भी देख चुके हैं। यहाँ पर वही संख्या पद्धति के क्वेश्चनों को देखेंगे। तो संख्या पद्धति आपकी लगभग कंप्लीट होने को है। इस वीडियो में आपकी संख्या पद्धति को कंप्लीट कर दिया जाएगा। संख्या पद्धति में ये देखो कुछ चीजें थी जो आपको अलग से बतानी थी, जिनके बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम जानते हैं क्वेश्चन आता है कि जातीय मान क्या है और स्थानीय मान क्या है। आपको एक संख्या लेकर दे दी जाएगी और उसमें जातीय और स्थानीय मान को पूछा जाएगा। तो इन दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जातीय मान को स्थानीय मान कर देते हैं और स्थानीय मान को जातीय मान लिख करके आ जाते हैं। तो जैसे आपके सामने मैं एक संख्या लिखता हूं इस प्रकार से, जैसे ये मैंने एक संख्या लिखी, आपसे इसमें मैं दो चीजें पूछ सकता हूं। एक पूछ सकता हूं जातीय मान, एक पूछ सकता हूं स्थानीय मान। देखो आज के बाद इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एक चीज बता देता हूं, स्थानीय नाम में सब छुपा है स्थान की, वो कौन से स्थान पर है, इकाई पर है, दहाई पर है या सैकड़े पर है, इसमें उसके स्थान का रोल है। जातीय मान में स्थान का कोई रोल नहीं है। वो अंक 5वें नंबर पर है, 6ठे नंबर पर है, उस अंक को कोई मतलब नहीं। जातीय मान जो होता है, किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही संख्या होती है, यानी कि वही स्वयं वही अंक जो है वही अंक होता है। किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही अंक होता है, कोई चेंज नहीं करना। इस क्वेश्चन में पूछा जाए 7 का जातीय मान, तो बताओ 7 का जातीय मान क्या होगा। 7 का जातीय मान जो होगा वो 7 होगा। 6 का जातीय मान, तो 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 होगा। 5 का जातीय मान 5 होगा। 0 का जातीय मान 0 होगा। 1 का जातीय मान 1। जातीय मान में आपको कुछ नहीं करना, ये बस ये देखो किसका जातीय मान पूछा है वही जातीय मान है। 7 का जातीय मान 7, 8 का जातीय मान 8, 9 का जातीय मान। बात आती है स्थानीय मान की। यहां पर स्थान का मतलब है कि वो अंक है कौन से स्थान पर। किसी संख्या का स्थानीय मान के लिए उसके आगे के, यानी कि आगे दाईं तरफ वाले जो अंक है वो सभी अंकों को क्या लिखा जाता है, शून्य लिखा जाता है। जैसे मैं कहूं 7 का स्थानीय मान, ये संख्या है, इसमें 7 का स्थानीय मान 7, 1 0 5 6 7। 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान क्या है, 7। 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान 6 नहीं है। इसके दाईं तरफ जितने अंक है उतनी जीरो लगा दो। 6 के आगे, 6 के आगे एक ही अंक है तो एक जीरो लगा दो, तो 6 का स्थानीय मान 60। 5 का स्थानीय मान, देखो 5 के आगे 2 अंक है तो 2 जीरो लगा दो। 5 का स्थानीय मान 500। 0 का स्थानीय मान 0 ही होगा, 0 का आगे कितनी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान 1 2 3 4 जीरो लगा दो, तो ये 1 का स्थानीय मान हो गया। तो ये होता है हमारा जातीय मान और स्थानीय मान। तो किसी भी संख्या से आपका जातीय मान पूछे या स्थानीय मान पूछे तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसके में कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, आपको वो क्वेश्चन करने हैं कि सर स्थानीय मान और जातीय मान कैसे निकाले जाते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, वह संख्या जिसका स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा सेम रहता है, तो वह संख्या कौन सी है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान हमेशा सेम हो, तो वह संख्या है शून्य। वह संख्या क्या है, शून्य। वह संख्या शून्य है जिसका स्थानीय मान, वह संख्या शून्य है जिसका स्थानीय मान तथा जातीय मान, स्थानीय मान तथा जातीय मान जो होता है वो समान होता है। क्योंकि 0 के आगे आप 0 लिखोगे तो 0 ही रहेगा और जातीय मान तो 0 होगा ही। जैसे मैं लिख दूं 7 6 5 4 0 3 5। यहां पर देखो डिपेंड करता है आपने किसका पूछा है। इस 5 का स्थानीय मान 5 है, ये मैं स्थानीय मान लिख रहा हूं पहले। इस 3 का स्थानीय मान 30, 0 का स्थानीय मान 0, 4 का स्थानीय मान 1 2 3 0, 5 का स्थानीय मान इसके आगे 4 0
और 6 का स्थानीय मान के लिए कितनी जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जीरो। 7 के स्थानीय मान के लिए 7 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो, 2 3 4 5 6 जीरो। तो ये हमने लिख दिया स्थानीय मान। अब मैं यहां लिखता हूं इसके कौन से मान, जातीय मान। बताओ जातीय मान में कोई दिक्कत है क्या? जातीय मान 5 का जातीय मान 5, 3 का जातीय मान 3, 5 का जातीय मान 5। क्योंकि जातीय मान में जीरो वीरो से कोई मतलब नहीं है, वही अंक ही जातीय मान होगा। 3 का जातीय मान, 3 का जातीय मान 3, 0 का जातीय मान 0, 4 का जातीय मान, 4 का जातीय मान 4, 5 का जातीय मान 5, 6 का जातीय मान 6 और 7 का जातीय मान 7। यानी कि जातीय मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो वर्ड है वो सेम का सेम आ जाएगा। स्थानीय मान में सिर्फ आपको उसके आगे के जो दाहिनी तरफ के अंक हैं उनको गिन करके क्या लगानी है, जीरो। तो जातीय मान स्थानीय मान निकाल दोगे। जातीय मान के लिए जैसे का जैसा जातीय, जैसे का जैसा जातीय, जैसे का जैसा जातीय, उसके आगे का जीरो कर दो, आगे का जीरो कर दो, संख्या के आगे का सब अंक जीरो कर दो, वो स्थानीय। स्थानीय में स्थान से मतलब है कौन से नंबर पर है, तो बाकी का जीरो करो। जातीय मान में जाति से मतलब है किसको पूछा है, बस कहाँ है कहाँ नहीं है, कौन जीरो है ये मतलब नहीं है। 5 का पूछा है 5 आएगा, 4 का पूछा है 4 आएगा। आपसे तो सीधे ही पूछ सकता है कि जाति और स्थानीय मान बताओ। एक आपसे पूछ सकता है इसी क्वेश्चन में, मैं पूछूं 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान तथा 4 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करो। तो 4 का स्थानीय मान तो क्या हो गया 4000, 3 का स्थानीय मान क्या हो गया 30, तो 4000 में से कितना घटा दीजिए 30 घटा दीजिए, तो 3970 आ जाएगा। तो ऐसे पूछ सकता है कि दो अंकों के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करो। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इसका स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात करो। 3 का स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान तो क्या हो गया 30 और 3 का जातीय मान क्या हो गया 3, इन दोनों का अंतर क्या हो गया 27। ऐसे भी पूछ सकता है। सीधा स्थानीय मान भी पूछ सकता है, सीधा जातीय मान भी पूछ सकता है, स्थानीय स्थानीय का अंतर पूछ सकता है, स्थानीय और जातीय मान का अंतर पूछ सकता है। तो स्थानीय और जातीय मान आपको समझ आ गए होंगे कि स्थानीय मान कैसे निकाले जाते हैं और जातीय मान कैसे निकाले जाते हैं। तो इसके ऊपर संख्या पद्धति में बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्थानीय और जातीय मान कैसे निकाले। ये जीरो वाला ध्यान रखना, जीरो का स्थानीय और जातीय मान क्या होता है, सेम होता है। क्योंकि संख्या का जातीय मान भी जीरो होगा जीरो का, और जीरो का स्थानीय मान भी जीरो होगा। तो ये था स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। आगे देखते इसमें इकाई अंक की बात कर लेते हैं। वो आपको संख्या देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक की यदि हम बात करें तो पहले इकाई अंक पता होना चाहिए, इकाई अंक क्या होता है। तो पहले हम इकाई अंक की बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए इकाई अंक, इकाई अंक हमारे वैसे और एक्सरसाइज में भी बहुत काम देता है और इस एक्सरसाइज में भी इकाई अंक को बहुत पूछा जाता है। इकाई अंक का मतलब जो दाईं तरफ से सबसे लास्ट में हो, जिसे 15 और 37 लिख दिया, तो इसमें इकाई का अंक कितना है 7। ये जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं इकाई अंक। इसको क्या बोलते हैं, इकाई अंक। 153 में इकाई अंक कितना है 3। यानी कि इकाई अंक के लिए आपको सिर्फ पीछे से मतलब है, जो सबसे लास्ट में है, जो सबसे पीछे है, जो लाइन में सबसे दूर खड़ा है, वो इकाई अंक है। जो बच्चा क्लास में सबसे लास्ट में बैठता है वो कौन सा अंक है, इकाई अंक है। जो सबसे दाईं तरफ है वो कौन सा अंक है, इकाई अंक है। तो संख्या में कौन सी तरफ, दाईं तरफ, कौन सी तरफ, दाईं तरफ का जो अंक है उसको क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं इकाई का अंक। 130 में इकाई का अंक कितना है 0, 132 में इकाई का अंक कितना है 2। तो ये होता है इकाई अंक। अब आपको सर इकाई अंक देखने में तो कोई दिक्कत है नहीं, थोड़ा सा नजर घुमाओ और सबसे आसानी से दिख जाएगा कि ये इकाई अंक है। पर वो आपसे इतना आसानी से भी नहीं पूछेगा कि ये इकाई अंक है। अब इसमें थोड़ा बढ़ते क्रम में क्वेश्चन पूछता जाएगा कि इकाई अंक में कैसे कैसे पूछेगा। आपसे कहेगा 15 + 16 का इकाई अंक,
तो सबको जोड़ने से मतलब नहीं है, केवल इकाई अंकों को जोड़िए। इसका इकाई अंक है 5, इसका इकाई अंक है 6, तो 5 और 6 11, 11 का इकाई अंक 1, तो यही आंसर है। तो इन दोनों का जो इकाई अंक होगा वो कितना होगा? 1 होगा। इकाई अंक कितना होगा? 1। तो ऐसे आसानी वाले क्वेश्चन भी वो पूछेगा। 6 गुणा 5 गुणा 4 का इकाई अंक बताओ कितना होगा? अब आपको ओनली गुणा करना, 4 चौक 16, 16 का इकाई अंक 6। अब 6 का गुणा करो, 6 छंग 36, 36 का इकाई अंक 6, तो इनका इकाई अंक क्या हो गया अपना? 6 हो गया। इकाई अंक क्या हो गया? 6। 6 गुणा 7 प्लस 78, तो पहले गुणा 6 का गुणा 7 से 42, हमें 42 से मतलब नहीं, इकाई अंक से मतलब है। इकाई अंक 2 हो गया। 78 में जोड़ेंगे, 78 से मतलब नहीं, इकाई अंक से मतलब है। 8 जोड़ो, 8 और 2 कितना? 10, तो 10 का 0, तो इकाई अंक कितना? 0, तो इकाई अंक क्या हो गया? 0, इकाई अंक 0। तो इस प्रकार इकाई अंक निकाल सकते हैं। यानी कि इकाई अंक में लास्ट में क्या आएगा? ओनली बस। अब देखो इकाई अंक में कुछ चीजें ऐसी होती है जो क्वेश्चन तो बड़ा होता है और हमें हल भी नहीं करना पड़ता, जैसे 16 गुणा 17 गुणा 18 गुणा 19 गुणा 20 गुणा 21, ऐसे डॉट डॉट चलता रहेगा। आपसे पूछा जाए इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, तो इनके इकाई अंक में ध्यान रखना, यदि इनके गुणा में कहीं 0 आ रही है ना 0, इसके गुणा में एक बार भी यदि 0 आ गई कहीं भी, अगर एक बार शून्य आता है गुणा में, तो इसका मतलब उसका इकाई अंक हमेशा क्या रहने वाला है? शून्य रहने वाला है। हमेशा इकाई अंक क्या रहने वाला है? शून्य रहने वाला है। तो इसको आपको हल नहीं करना कि 6 7 42 फिर 8, ये नहीं। अगर इस संख्या में 0 आ गई और सारी संख्याएं गुणा में है, सारी संख्याएं किस में है? गुणा में है, तो इसका मतलब फिक्स है कि उसका इकाई अंक 0 आएगा। तो आपको निकालना भी नहीं है, डायरेक्ट बता सकते हैं इकाई अंक क्या आएगा? 0। लेकिन उन गुणा की संख्याओं में कोई ना कोई एक अंक 0 जरूर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम इकाई का अंक क्या बता सकते हैं? 0 बता सकते हैं। उसके बाद कुछ और चीजें निश्चित है, वो भी आपको बता देता हूं कौन कौन सी हैं। पहला, सभी संख्याएं यदि किसके रूप में है? गुणा के रूप में है, तब यदि उनमें एक शून्य आता है, एक शून्य बनता है, तब उनका इकाई अंक हमेशा शून्य होगा। तो उनका इकाई अंक जो है वो हमेशा शून्य ही आएगा अगर उनके गुणा में कोई 0 बनता है, जैसे 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 8 गुणा ऐसे। तो यहाँ पर एक 0 आपको दिख गया। अब आपको कुछ नहीं करना, इसका जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। इकाई अंक क्या होगा? शून्य। जैसे ही आपको शून्य दिखा, तो अगर वो गुणा में है तो इकाई अंक हमेशा क्या होगा? शून्य होगा। एक तो ये चीज ध्यान रखना। एक और पूछता है वो इकाई अंक में, यदि फैक्टोरियल की बात होती है, फैक्टोरियल जानते हो? जिस संख्या का आगे फैक्टोरियल लग जाता है, जैसे 5 का फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब इसको गुणा करना है 5 घटते क्रम में, 5 के नीचे 4, 4 के नीचे 3, 3 के नीचे 2, 2 के नीचे 1, 1 तक ले जाना है इसको। ये होता है फैक्टोरियल। 7 का फैक्टोरियल क्या होगा? अब 7 से नीचे ले जाओ, 7 फिर 6 फिर 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, ये फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 3 का फैक्टोरियल क्या होगा? 3 फिर 2 फिर 1, यानी कि उससे घटते क्रम में 1 तक ले जाओ, ये होता है फैक्टोरियल। तो वो फैक्टोरियल में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जैसे
इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, फिर इस चीज को हम वहां आपको बताते हैं कि फैक्टोरियल में इकाई अंक कैसे पूछा जाता है और आपको कैसे निकालना है। तो फैक्टोरियल का इकाई अंक देखो कैसे निकालना आपको। यदि मैं लिखता हूं 1 का फैक्टोरियल, इसका इकाई अंक, तो एक तो 1 ही रहेगा, इसका इकाई अंक क्या रहेगा, 1 रहेगा। फैक्टोरियल 1 का इकाई। फैक्टोरियल 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 1, यानी कि इसका इकाई अंक 2 हो गया। फैक्टोरियल 3, इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये हो गया 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, इसका इकाई अंक 6। फैक्टोरियल 4, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, यानी कि इकाई अंक 4। फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 चौक 20, यही पता चल गया 20, जीरो बन गया ना, इसका मतलब जीरो ही आएगा आगे, कितना ही गुणा कर लो जीरो ही आएगा। फैक्टोरियल 6, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यहां पर भी देखो 6 बन 30, यहां जीरो बन गया, तो जीरो बन गया तो आगे गुणा करने की आवश्यकता कहां है, जीरो बन गया तो इकाई अंक जीरो ही आएगा। फैक्टोरियल मान लो 67, तो एक बात बताओ 67 गुणा 66 गुणा ऐसे घटते जाएंगे, घटते घटते इसमें भी तो लास्ट में 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 आएगा, यानी कि यहाँ भी 5 चौके 20, यहाँ भी जीरो तो बनेगा ही, तो आगे कितने गुणा कर लो जीरो वाले को तो उसका इकाई अंक जीरो। तो कहने का मतलब है फैक्टोरियल 5 वे इससे बड़ी सभी संख्याओं के फैक्टोरियल का, इससे बड़ी सभी संख्याओं के फैक्टोरियल 5, दोबारा लिख देता हूं, फैक्टोरियल 5 वे इससे बड़ी सभी संख्याओं का इकाई अंक शून्य होता है। फैक्टोरियल 80, बताओ इकाई अंक 0। फैक्टोरियल 79, बताओ इकाई अंक 0। फैक्टोरियल 105, इकाई अंक 0। फैक्टोरियल 203, इकाई अंक 0। 5 से नीचे वाले का आपको चेक करना है, जैसे 4 का, 3 का, 2 का, 1 का, 5 से बढ़ा जाते इकाई अंक 0, कुछ करना ही नहीं है हमको। तो फैक्टोरियल वाले में ध्यान रखना, अगर इसका क्वेश्चन पूछ ले तो आपको इस हिसाब से करना है। अब देखते हैं और क्वेश्चन पूछता है वो पावर वाला, आपको पावर दे देगा, फिर आपसे पूछेगा अब इकाई अंक बताओ, जैसे 2 की पावर 15 प्लस 3 की पावर 18, इसमें इकाई अंक बताना है। तो पावर वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो पावर होती है, पावर में 4 का भाग दें, जो पावर होती है उसमें 4 का भाग दो। यहां पर पावर है 15, 15 में 4 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा, 3, 4 का भाग दे, तब बचे हुए शेषफल को घात के रूप में लिखें, यानी कि जो शेषफल बचेगा उसको घात बना के लिख दो। 4 तिया 12, 3 बच गया तो 2 की घात 3 प्लस 18 में 4 का भाग देंगे, 4 चौक 16, 2 बच गया तो 3 की पावर 2, अब ये हो गया 2 की पावर 3 तो हो गया 8, ये हो गया 3 तिया 9, 17, 17 में इकाई अंक क्या हो गया 7। और यदि आप कहते हो सर शेषफल बचे ही ना, अगर आपने भाग दिया और भाग पूरा पूरा चलेगा, शेषफल बचता ही ना हो, यदि शेषफल बचे ही ना, शेषफल को घात के रूप में लिखते हैं, यदि शेषफल शून्य आए, यदि शेषफल क्या आए, शून्य आए, तब घात को 4 लिखते हैं, घात को क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखते हैं, और 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28, आपको इकाई अंक लिखना है तो 4 का भाग दो, पावर में 4 का भाग दो, तो 4 6 24, 3 बच गया तो 3 की पावर 3,
देखो 28 में पूरा पूरा भाग चला गया, तो पूरा पूरा भाग जाता है तो पावर क्या लिखो 4। अब 3 की पावर 3 कितना होता है 27, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। 3 की पावर 4 क्या होता है, यानी कि 4 वर्ग गुणा 81। आपको इकाई अंक चाहिए, इकाई का मतलब लास्ट वाला अंक चाहिए, तो लास्ट वालों को जोड़ो खाली, 7 और 1 8, तो इकाई अंक क्या हो गया 8। हमने कुछ नहीं किया, हमने ओनली इसकी पावर में 4 का भाग दिया है। 27 में 4 का भाग दिया तो 3 पावर बच गई। 28 में 4 का भाग दिया, पूरा पूरा चला गया, तो पूरा पूरा जाता है तो पावर 4 लिखनी है, पूरा पूरा नहीं जाता है तो पावर शेष पर लिखना है। तो 3 की पावर 3 तो हो गया 27, 3 की पावर 4 हो गया 81। दोनों को जोड़ना है, इकाई अंक पता करना, तो इकाई वालों को जोड़ लो, 7 और 1 कितना 8, तो इकाई अंक कितना हो गया 8। तो इसको भी लिख लीजिए आप इकाई अंक पावर में निकालने के लिए। देखो कुछ संख्या ऐसी होती है जिनकी पावर कुछ भी हो, उनका इकाई अंक चेंज ही नहीं होता है, तो उन संख्याओं के बारे में आपको बता देता हूं कौन कौन सी है जिन संख्याओं का इकाई अंक चेंज नहीं होता है। तो आप ये संख्या याद कर लेना, 0 156, इनकी पावर आप कितनी भी कर दो, इसका जो इकाई का अंक है वो चेंज नहीं होगा। 0 1 5 6 के इकाई अंक वाली संख्या का इकाई अंक यही रहता है। देखिए कोई सी भी संख्या हो, जैसे 5 जिसके लास्ट में 0 हो, जैसे 10, इसकी पावर आप कुछ भी कर दो, इसमें इकाई अंक 0 ही होगा। इकाई अंक यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 होगा। एक वाला ले लो, जैसे 11 की पावर 2, 11 गुणा 11, 3 बार गुणा, जितनी बार गुणा कर लो इकाई अंक वही रहेगा जो यहाँ है। यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 रहेगा। 15 ले लो, 115 ले लो, 25 ले लो, इसका इकाई अंक 5 ही रहने वाला है। 6 वाला ले लो कोई सा भी, कितनी भी पावर कर दो इसकी, 151 152 कुछ भी, इसका इकाई अंक 6। तो अब ये नंबर याद रखना, 0 156, 0 156, जिस संख्या के लास्ट में 0 आ रहा हो, 1 आ रहा हो, 5 आ रहा हो, 6 आ रहा हो, उसका इकाई अंक यही रहेगा, चाहे उसकी पावर कुछ भी हो। यदि अंक इनके अलावा है तो फिर आपको वो 4 वाला नियम बता दिया कि 4 का भाग देकर के पता कर लो शेषफल क्या है। तो इस प्रकार से इनका जो मान होगा वो इकाई का अंक ही आ जाएगा। अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसके जैसे, जैसे एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। बिल्कुल आसान है। देखो आपने देखा कि यहाँ पर आपको 5 दिख रहा है, कि सर ने बताया था 5 156 यानी कि 0 1 5 6 आता है, तो उसमें तो घात को देखो ही मत, जो लास्ट का अंक है वही इकाई अंक है, तो इसमें तो 5 हो गया, कोई दिक्कत है। इसमें 8 है तो इसमें आपको भाग देना पड़ेगा 4 का। 173 में किसका भाग 4 का, तो 4 चौक 16, 1 बच गया, 4 तिया 12, अब 1 शेषफल बच गया, तो इसकी पावर 1, यानी कि 8 की पावर 1। हमें पूरे से तो मतलब ही नहीं है, ओनली इकाई अंक से मतलब है, तो 8 की पावर 1 8 हो गया, प्लस इस पर आ जाओ। अब है पावर 102, तो 102 में 4 का भाग, 4 दूनी 8, 2 बच गया 22, 4 पंजे 20, फिर 2 बच गया, तो शेषफल 2 बचा, तो इकाई अंक की पावर 2 कर दो, 2 शेषफल बचाए तो हो गया 5 और 8 13, और ये 2 दूनी 4, तो हमें तो इकाई अंक से मतलब है, 3 और 4 कितना 7, तो इकाई अंक कितना 7। तो तब कितना आसान है इकाई अंक निकालना। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इकाई अंक। बस अगर आपको ये संख्या दिखती है 0 1 5 6 तो वही इकाई अंक रहेगा। अगर इनसे अलग दिखते तो 4 का भाग दे करके देखो, 4 का भाग देने पर जो शेषफल बचेगा उसी को पावर लगा दो बस और हल कर दो, हो गया इकाई का अंक। तो इस प्रकार से आपको इकाई अंक निकालने। इन क्वेश्चनों को देखिए, देखो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे गए, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको। क्वेश्चन इस टाइप का होगा, पावर दी जाएगी, उनके बीच में प्लस का चिन्ह भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। पावर जो होगी वो सेम देगा, वो हमेशा आपको पावर सेम देगा। आपको पावर सेम मिलेगी और बीच में प्लस माइनस का चिन्ह मिलेगा, जिसे 2 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5। पावर सेम है दोनों जगह, सर ऊपर तो सेम है नीचे अलग है, ठीक है।
तो पावर दोनों जगह सेम है, लेकिन जो उसका आधार बोलते हैं इसको आधार अलग अलग है। तो आपसे पूछेगा कि इसमें किस किस का भाग जाता है, में किसका भाग जाता है, किसका भाग जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ऐसा दिखे कि सर ये तो उसी टाइप में चला गया, पावर तो सेम है आधार अलग अलग है और बीच में या तो प्लस या फिर माइनस, इसकी जगह माइनस भी हो सकता था बीच में। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आए और आपसे पूछे कि इसमें किसका भाग जाता है, तो ध्यान रखना यदि पावर विषम है, पावर कैसी है, विषम यानी कि ओड नंबर है। अगर पावर विषम है तो जो बीच में है प्लस है तो दोनों को जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो। तो 2 और 3 कितना हो गया, 5, और 2 में से 3 गया तो 1 माइनस का, इसमें तो 5 का भाग जाएगा, इसमें माइनस 1 का भाग जाएगा। इतनी सी बात है। अगर पावर विषम है, प्लस है तो जोड़ दो और माइनस है तो घटा दो। 3 की पावर 27 प्लस 2 की पावर 27, पावर सेम है, तो बताओ किसका भाग जाएगा, 3 और 2 5 का भाग जाएगा, इसमें किसका भाग जाएगा, 5 का। आप कहोगे सर पावर विषम होती तो, देखो यदि पावर विषम है, पहली बात तो प्लस वाले में तो पावर विषम आएगी नहीं, सम की बात होगी, प्लस वाले में तो सम आएगी नहीं। पावर जो सम आएगी वो आएगी माइनस वाले में, जैसे 7 की पावर 18 माइनस 3 की पावर 18, तो सर इसमें कौन का भाग जाएगा। तो यदि पावर सम है, पावर क्या है, सम यानी कि इवन नंबर है। पावर यदि सम है तो आपको क्या करना है, उसमें इनके जोड़ का भी भाग जाएगा, घटाओ का भी भाग जाएगा और दोनों का भी जा सकता है एक साथ। यानी कि घटाओ है 7 और 3 गया कितना, 4 का भी भाग जाएगा, 7 और 3 को जोड़ दो कितना, 10 का भी भाग जाएगा, और 4 और 10 यानी कि 40 का इकट्ठा भी जा सकता है। तो सम वाले में देखा आपने, अगर पावर सम है तो प्लस का भाग भी जाएगा माइनस का भी जाएगा, और यदि पावर विषम है तब ऐसा नहीं है कि प्लस माइनस दोनों का जाएगा, नहीं, पावर विषम है तो बीच में प्लस है तो प्लस का भाग जाएगा और बीच में माइनस है तो माइनस का भाग जाएगा। तो मैं आपके सामने एक उदाहरण लिख रहा हूं, उसका आंसर आपको बताना है किसका भाग जाएगा। 25 की पावर 31 प्लस 37 की पावर 31, 25 की पावर 31 माइनस 37 की पावर 31, 25 की पावर 30 माइनस 37 की पावर 30, इसमें बताओ किसका भाग जाएगा। पावर विषम है तो इस चिन्ह को देखना है, प्लस है तो जोड़ का ही भाग जाएगा। तो 30 और 20 50 60 62, किसका भाग जाएगा, 62 का भाग जाएगा। माइनस है तो घटा दो, 37 में से 25 को घटा दो, कितना बच गया, 12, तो 12 का भाग जाएगा, माइनस 12 बचेगा। लेकिन यदि सम है तो ध्यान रखना प्लस का भाग भी जाएगा और इनको घटाने का भाग भी जाएगा, यानी कि दोनों का जाएगा। फिर सम पावर है तो सम में समान, सम में तो सबको लेना है, सम सब, सम सब, सम में सबको लेना है, प्लस भी लेना है माइनस भी लेना है। विषम में जो दिया है प्लस है बीच में तो प्लस को लेना है, माइनस है तो माइनस को लेना है। तो दोनों चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि अगर ऐसा आपको पावर आता है तो उसको आपको कैसे हल करना है। पावर सेम होनी चाहिए, पावर बस दो ही तरीके की होगी, या तो सम होगी या विषम होगी। सम होगी तो सब लेना है, सम में सब लेना है, सम में सब लेना है, सब में सम लेना है, सम में सब लेना है। विषम है पावर तो विषम में बीच का देखो, बीच वाला क्या कहता है, जो बीच में है वही लेना है। विषम में प्लस है तो प्लस कर देना है, माइनस है तो माइनस कर देना है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। अगर आपकी पावर n जो है वो विषम है, क्या है, विषम, अगर ये पावर विषम है, पावर क्या है, विषम, तो प्लस है तो प्लस का भाग जाएगा, अगर माइनस है बीच में तो माइनस का भाग जाएगा, और यदि पावर सम है तो उसमें प्लस का भाग भी जाएगा, माइनस का भी जाएगा और दोनों का भी जाएगा, तेरा भी मेरा भी। ठीक है, तो ये चीज आप लिख लेना, इस चीज को भी। पावर वाले क्वेश्चन आएंगे फिर वहां खड़े रहना कैसे होगा। पावर सेम होगी या सम होगी या विषम होगी। विषम है तो प्लस का भाग, माइनस है तो माइनस का भाग, सम है तो प्लस माइनस दोनों का भाग। ठीक है, आगे चलते हैं।
हाँ, इसका एक क्वेश्चन लिखा है मैंने आपके सामने, आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, थोड़ा सा आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लिखा है। 100 की पावर n है, 100 की पावर क्या है n, प्लस में 1 है, 101 से विभाजित है, तो सीधी सी बात है, आप कहोगे सर आपने बताया था दोनों संख्याओं की पावर सेम होनी चाहिए, 100 की पावर n है, 1 की पावर तो n है ही नहीं, तो 1 की पावर n लिखने में कौन सा जोर पड़ रहा है हमने को, बताओ कोई दिक्कत है क्या? 1 की पावर n लगा तो लो, 1 की पावर कितनी कर दो, 1 ही रहने वाला, तो 1 की पावर n लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है, हम लगा सकते हैं। ठीक है सर, ये समझ गई, 1 की पावर n लगा दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, मान गया n। 101 से विभाजित है, एक बात बताओ, 101 से विभाजित का मतलब क्या, हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, हमने क्या कर दिया, दोनों को जोड़ दिया। अब वो कहता है तो n क्या हो सकता है, एक बात बताओ, हमने प्लस देख करके जोड़ दिया, तो ऐसा तो किस में करते हैं, ऐसा तो विषम में करते हैं, ऐसा तो किस में करते हैं, विषम में करते हैं, कि आपके बीच में प्लस था और आपने जोड़ के उसमें भाग दिया, तो जोड़ के भाग दिया 101 का, ऐसा कब करते हैं, प्लस है तो जोड़ना है, माइनस है तो घटाना है, ऐसा कब करते हैं, जब पावर क्या हो, विषम हो, इसका मतलब यहाँ जो n है वो क्या है, विषम है, तो समझ आया, जोड़ करके भाग दिया है, जोड़ है जोड़ के ही दिया है तो विषम होगा, माइनस है माइनस करके ही दिया है तो विषम होगा, अगर हमने जोड़ और घटाव दोनों करके दिया है तो पावर सम होगा। तो आप कहोगे सर हम जोड़ के सम में भी तो दे सकते हैं, क्योंकि सम में जोड़ के भी दे सकते हैं, घटा के भी दे सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज बताई, सम वाले क्वेश्चन में यहां पर हमेशा माइनस मिलेगा, प्लस मिलेगा ही, तो सम और विषम का कंफ्यूजन दूर हुआ। आपने जोड़ा है प्लस को देखकर, प्लस आगे इसका मतलब सम तो आंसर हो ही नहीं सकता, प्लस आगे इसका मतलब आंसर कौन सा होगा, विषम। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आगे देखिए, बीच में माइनस है तो माइनस विषम में भी आ सकता है, सम में भी आ सकता है, ठीक है, दोनों में आ सकता है। अगर बीच में माइनस है, हमने देखो 99 का भाग दिया है, यानी कि इन दोनों को घटाया है, तो माइनस देख करके घटाया, इसका मतलब ये विषम हो सकता है। यहां पर n क्या हो सकता है, विषम हो सकता है, क्योंकि विषम होने पर अगर माइनस है तो घटाएंगे, प्लस है तो जोड़ेंगे, अगर माइनस है, अगर वो n सम हुआ तब भी तो हम दोनों काम कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, तो सम में भी तो घटा सकते हैं, तो जो आपका n है वो विषम तो है ही, उसके साथ साथ क्या भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, क्योंकि यदि यहाँ पर सम पावर होती तो भी हम घटाते हैं और जोड़ते हैं, तो घटाने पर 99 आता, जोड़ने पर 101 आता, जोड़ भी सकते हैं सम में। यहां पर हमने 101 का भाग दिया, इसका मतलब हमने क्या किया है, जोड़ा है। एक बात बताओ, माइनस था, पावर यदि विषम होती तो विषम का रूल क्या कहता है कि प्लस है तो जोड़ दो, माइनस है तो घटा दो, तो यहां पर माइनस है तो हमने घटाना था, लेकिन माइनस होने के बावजूद हमने जोड़ा है, ये रूल तो किस में आता है, सम में आता है, किस में आता है, सम। ये कंडीशन हमको सम जो है वो कहता है, सम कहता है कि माइनस यदि आ रहा है और पावर सम है तो आप जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, वो हमें इजाजत देता है माइनस होते हुए भी जोड़ने की। विषम कहता है नहीं, विषम कहता है माइनस है तो घटाओ, प्लस है तो जोड़ो, वो नहीं कहता है कि माइनस है तो जोड़ दो, नहीं। तो यहाँ पर माइनस होने के बावजूद आपने इन दोनों को जोड़ करके भाग दिया है, तो ये इजाजत कौन देता है, सम देता है, विषम नहीं देता है। विषम कहता है माइनस है तो घटाना पड़ेगा, जैसे यहां था माइनस है तो आपको घटाना है, प्लस है तो जोड़ना है, विषम में। अगर आप जोड़ भी रहे हो घटा भी रहे हो तो वो किसमें, सम में। तो माइनस देख करके भी आपने जोड़ दिया तो ये किसमें, सम में, यानी कि यहाँ पर जो n होगा वो सम हो सकता है, विषम नहीं हो सकता, क्योंकि यदि विषम हो गया तो आप इसको घटाओगे, जोड़ोगे नहीं। विषम कहता है माइनस है तो घटाओ, प्लस है तो जोड़ो। तो ये कंफ्यूजन दूर हुआ तीनों क्वेश्चनों का। यहां पर देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। यहां पर आपको क्या करना है, पहली संख्या जो है जिसमें भाग देना है उसमें पावर्स होंगी, संख्या के ऊपर पावर होगी, कितनी भी पावर हो सकती है। देखो जैसे ये तो है a की पावर n, ठीक है, कोई भी संख्या a है उसकी पावर n है। दूसरी संख्या है a प्लस 1 का भाग देना है आपको, किसका भाग देना है, a प्लस 1 का भाग देना है। तो आपसे पूछेगा शेषफल, तो ध्यान रखना जो शेषफल होता है वो डिपेंड करता है पावर पर, किस पर डिपेंड करता है, पावर पर।
ठीक है, यानी कि सीधा n लिख देता हूं। शेषफल क्या होगा ये हमें कौन बता सकता है? पावर बता सकता है। तो इस चीज को सीधा ध्यान रखना कि शेषफल क्या होगा। तो n पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? n पर। आपका n दो टाइप का हो सकता है, या तो आपका n विषम हो सकता है, ओड हो सकता है, या फिर सम यानी कि इवन नंबर हो सकता है। अगर आपकी संख्या इस रूल में बनी हुई है, किसी संख्या की पावर है, कुछ भी हो सकती है पावर, उसमें देखो मैंने क्या लिखा, a है और भाग दे रहे a+1 का, यानी कि एक ज्यादा का। 7 है, भाग दे रहे 8 का। 975 भाग दे रहे 976। 48 भाग दे रहे 49। एक बढ़ा करके दे रहे हैं। ऐसी कंडीशन मिले तो आपको सीधी पावर देखनी है। पावर यदि विषम है तो सेम आंसर आएगा। पावर यदि सम है, पावर यदि क्या है? सम। पावर यदि सम है तो वहां पर जो शेषफल होगा वो 1 आएगा। कितना आसान आंसर। पावर देखने ओनली। अगर एक बढ़ा करके भाग दे रहे हैं तो पावर देखिए, पावर विषम है तो वही शेषफल है जो संख्या आधार पर थी। यहां पर आधार पर 7 था तो शेषफल क्या होगा? 7 होगा, क्योंकि पावर विषम है तो सेम आएगी। सम है तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। यहां पर पावर सम है तो शेषफल क्या आएगा? 1 आएगा। कितना आसान क्वेश्चन। देख लो इसको। अब देखिए आगे क्वेश्चन लिखता हूं, वो आपको बताना है। समझ आ गया ये? बस एक चीज ध्यान रखना, भाग जो दे रहे हैं ना वो उससे 1 ज्यादा होना चाहिए बस। 6 की पावर 123 इस प्रकार से। भाग किसका दे? 7 का। शेषफल क्या होगा? सीधी सी बात है, पावर देख लो बस। यानी कि पावर कैसी है? सम है तो शेषफल क्या होगा? 1 होगा। मतलब कितना आसान क्वेश्चन। लेकिन जब तक पढ़ा नहीं जब तक होगा नहीं। तो जितने पढ़ोगे, जितना चीजों को देखोगे उतना सीखोगे, जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे, जितना आगे बढ़ोगे उतना कामयाब होगे। तो प्रत्येक चीज को अच्छे से देखना है। यहां 5 कर देता तो विषम हो गई पावर, तो शेषफल क्या आता? फिर शेषफल क्या आता? 6 आता। शेषफल क्या आता? 6 आता। तो ऐसे पावर्स वाले क्वेश्चनों को ध्यान रखना। तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे, जो चीजें आज आपको समझाने की कोशिश की थी, तो उन चीजों को हमने देखा। तो हमने क्या क्या देखा? हमने एक तो देखा इकाई अंक। इकाई अंक में आपने देखा कि जो संख्या आपको 0 156 बताई, ये याद रखना। अगर ये डिजिट होते हैं, इनकी पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा 1 होता है। इनके अलावा कोई संख्या आ जाए तो उसमें 4 का भाग जाता है, तो जो शेषफल बचेगा वो पावर में लगाओ। तो संख्या पद्धति में ध्यान रखना, आपके जो संख्या पद्धति है उसमें आपका इकाई अंक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इकाई अंक के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं और इकाई अंक जो है आगे आने वाली एक्सरसाइज में भी काम आएगी। तो इसके हम इकाई अंक के ऊपर और विभाजकता के ऊपर अलग से वीडियो भी डालेंगे, जिसमें इकाई अंक की भरपूर मात्रा में कोशिश की जाएगी। इकाई अंक के द्वारा हम प्रत्येक एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हैं। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।